Hello everyone, this is third video lecture for geography class 10 chapter 1 that is resources and development. Okay, so previous video lectures में हम लोग पढ़ चुके हैं resources, classification of resources और फिर types of resources on the different basis. ठीक है ना, तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग types of resources को पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो है अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में. ठीक है, कि जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, उन चीज़ों को हम लोग अब इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे. देखिए, रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सबको लगता था कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी रिसोर्सेज गिफ्ट हैं नेचर का, यानी नेचर ने हमें ये उपहार स्वरूप दिया है, इसलिए उसका जो है इनडिस्क्रिमिनेटली बिना भेदभाव के खूब यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होने शुरू हो गए. ठीक है, क्या क्या क्रिएट हुआ प्रॉब्लम्स? तो देखिए, सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल. तो पहला इससे क्या हुआ, जो डिप्लीशन था वो होना शुरू हो गया रिसोर्सेज का. क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहे थे, जो ग्रीड है ना, नीड्स को नहीं बल्कि ग्रिड्स को ये क्या कर रहा था, सेटिस्फाइड कर रहा था. यानी सिर्फ ये लालची लोगों को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा था, रिसोर्सेज का क्षय हो रहा था, खत्म कर रहे थे लोग, कुछ इंडिविजुअल्स, है ना. अब देखिए, accumulation of resources in a few hand which in turn divided the society into two segment, that is rich and poor. जिससे क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज थे उसका जो जमाव था, उसका जो जमावड़ा था, कुछ लोगों के हाथों में रह गया, कुछ हाथों में रह गए, जिससे क्या हुआ कि जो हमारा सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक हो गया रिच और एक हो गए पुअर. जिनके पास रिसोर्सेज था वो हो गए रिच और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं था वो क्या हो गए, वो हो गए पुअर. ठीक है, इसके अलावा ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज वगैरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गई. जब आप रिसोर्स को एक्सेसिव यूज करते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉसिल फ्यूल्स को हम खूब ज़्यादा यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो वार्मनेस है पूरा ग्लोबल लेवल की, है ना, वार्मनेस जो है वो गर्मी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. उसके अलावा जो हमारा ओजोन लेयर है जो कि एक तरह का शील्ड के रूप में काम करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक पहुंचने नहीं देता है, उसमें डिप्लेशन होना शुरू हो गया, उसमें कमी आना शुरू हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, है ना. उसके अलावा जो लैंड है वो डिग्रेड होना शुरू हो गया, क्योंकि अगर माइनिंग वगैरह आप करोगे तो ऐसी स्थिति में लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है और उसको हम लोग फिर यूज नहीं कर सकते, है ना. अब देखिए, रिसोर्सेज प्लानिंग जो है एक इसेंशियल था फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो सभी तरह के जीवन को सस्टेन रखने के लिए, है ना, जरूरी क्या था, रिसोर्स प्लानिंग करने की. यानी रिसोर्स का जो यूज होता है उसे प्लान वे में यूज करना, ताकि रिसोर्स जो है वो काफ़ी लंबे समय तक क्या हो, चले. तो चलिए देखते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन हिंदी कहेंगे हम लोग सतत आर्थिक विकास. ठीक है ना, क्या कहेंगे, सतत आर्थिक विकास कहेंगे. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. यानी पहला पॉइंट तो इसमें ये होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से हो कि हम लोग एनवायरमेंट को डैमेज ना करें. ठीक है. दूसरा पॉइंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें, है ना, यूज करें रिसोर्स का, कि हम फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, जो भी आने वाले जनरेशन्स हैं, उनका भी ख्याल रखें, यानी उनके लिए भी रिसोर्सेस को बचा कर रखें, है ना. किसी भी तरह से ऐसा ना करें कि अभी हमारे पास रिसोर्स है तो हम उसका यूज कर जाएं और फिर आने वाले समय में जो हमारे फ्यूचर जनरेशन होंगे उनके पास किसी तरह का रिसोर्स ही ना बचा रहे. अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग, है ना. देखिए, रिसोर्स प्लानिंग क्या है. इन इंडिया देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम विटल रिसोर्सेज. तो क्या है कि जो इंडिया में है कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे उन्हें कंसिडर किया जाता है कि सेल्फ सफिशिएंट हैं,
यानी वो अपने आप में ही क्या है, पर्याप्त हैं। किस चीज़ को लेकर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स को लेकर। उसके अलावा देयर आर सम रीजन्स विच हैव अक्यूट शॉर्टेज, और कुछ ऐसे भी रीजन है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है उनकी क्या है, शॉर्टेज है। तो दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। जिससे क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, इससे पता चलता है कि हमें रिसोर्स को बैलेंस्ड करना चाहिए, उसकी प्लानिंग जो है वो बैलेंस्ड वे में करनी चाहिए, नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, या रीजनल लेवल पर हो, या लोकल लेवल पे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है ना, और बाकी जो केरला वगैरह वाला रीजन है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, है ना। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तमिलनाडु में मिल जाएंगे, एमपी में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे। तो हर तरह का रिसोर्सेज हर जगह नहीं पाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को इस तरह से रिसोर्स को प्लान करना चाहिए ताकि सभी के नीड्स को पूरा किया जा सके, जितने भी कंट्री हैं, जितने भी स्टेट हैं हमारे यहाँ, उन सबको। अब देखिए इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे की जाती है। तो एक रिसोर्सेज प्लानिंग जो होता है एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिनमें इन्वॉल्व करते हैं 3 फैक्टर्स। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी खोज करनी है उन रिसोर्सेज को, है ना। उसके बाद इसमें इन्वॉल्व होता है सर्वेइंग, यानी सर्वे करना, निरीक्षण करना, मैपिंग, मैपिंग करके देखना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो क्वालिटेटिव का मतलब कि किस क्वालिटी में है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी गुण क्या है, और क्वांटिटिव का मतलब कि कितनी मात्रा में है, उनकी अमाउंट क्या है। इन सबको क्या करना, इसका एस्टिमेशन करना, है ना, और मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का। तो पहला प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज होता है अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। तो क्या है, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर करना जिससे ये आसान हो जाए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ, इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज के डेवलपमेंट प्लान्स को, ठीक है ना। तो दूसरा में है कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ठीक है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास जो स्किल है, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, उसको लेकर। दूसरा क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो तीसरा क्या है कि मैच करना कि ये जो रिसोर्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, है ना, इससे क्या हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है उससे हम इसे क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पाइंड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो जो रिसोर्सेज हैं तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे डेवलपमेंट जब उनके साथ क्या है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो उपयुक्त टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है वो होगा, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होंगे वो होंगे तब। अब देखिए इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट टुवर्ड अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भारत का जो भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, और उस समय से अभी तक पंचवर्षीय योजना चलती है जो 5 सालों के लिए होती है ना। टू ओवरकम इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। तो रिसोर्सेज जो है ना, इरेशनल कंजप्शन जो होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कहीं पे कंजप्शन होता है, कहीं पे बहुत कम कंजप्शन होता है। उसके अलावा जो ओवर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, तो हमें ज़रूरी है रिसोर्सेज को विभिन्न लेवल्स पर क्या करना, कंजर्व करना, इनकी सुरक्षा करना, संरक्षित करना, ठीक है। अब देखिए लैंड रिसोर्सेज, ठीक है ना। हमको पता है कि लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए, हम सभी को पता है कि लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी डू एवरी टाइप ऑफ economic activities and non-economic activities on the earth surface, so land is most important for us। तो land is a natural resource of utmost importance, it is support natural vegetation। तो ये क्या क्या सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशंस को, है ना, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उनको, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीवन होता है, उसके अलावा ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, ठीक है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स मेनली कह सकते हो
माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर सोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बाकी को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो पार्ट है कितना यूज होता है, प्लेन्स कितने यूज होते हैं, कितने परसेंट पर हैं, प्लेट्यूज कितने परसेंट पे हैं। तो हमारे पास जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं वो सभी अवेलेबल हैं। आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सॉरी क्लास 9 में, याद होंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर। तो जो इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है जिनमें प्लेन्स है, माउंटेन्स हैं और प्लेट्यू को यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि प्लेट्यू जो है वो 27% है इंडिया में, 43% क्या है वो हमारे पास है प्लेन्स, ठीक है ना। उसके बाद जो माउंटेन्स है वो कितना है 30%, यानी माउंटेन्स ज़्यादा एरिया में कवर करता है। सबसे ज़्यादा प्लेन्स है, उसके बाद माउंटेन्स और फिर क्या है प्लेट्यूज। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेनली हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन को पढ़ेंगे कि इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है और किस तरीके से होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग, थैंक यू एवरीवन।